हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बीएड सेकंड ईयर के सेकंड पेपर के बारे में। दोस्तों आज जो है सेकंड पेपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अधिगम के लिए आकलन। दोस्तों सेकंड पेपर का ये जो है थर्ड पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट और दे चुके हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस किया गया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, लिंक दिए गए हैं, वहां पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों आज जो है आपका थर्ड पार्ट है, इस यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं मूल्यांकन के पक्ष के बारे में। कल मूल्यांकन को डिस्कस किया गया था। आज दोस्तों देखते हैं मूल्यांकन के पक्ष के बारे में, देखते हैं क्या क्या है। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं। यहाँ से दोस्तों कई क्वेश्चन बनेंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर जो भी बताया जाए, जो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे काफी अच्छे पॉइंट हैं और यहाँ से आपको 4-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, शिक्षा जगत में मूल्यांकन प्रक्रिया को नवीनतम रूप प्रदान करने का श्रेय बीएस ब्लूम को जाता है। दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट कई बार पूछा गया है आपसे। क्या दिया गया है फिर से देखते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया को नवीनतम रूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा डॉक्टर बीएस ब्लूम को। डॉक्टर बीएस ब्लूम को जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन बनेगा कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर बनेगा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। तो आप इसे टिक कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपको आसानी होगी क्वेश्चन लगाने में। देख लीजिए दोस्तों, काफी अच्छा दिया गया है यहाँ पर, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आप। क्योंकि उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 पक्षों में किया है। अब दोस्तों जानेंगे ये 3 पक्ष हैं कौन कौन से। जो 3 पक्षों में वर्गीकरण किया गया है, ये 3 पक्ष हैं कौन से जिसे त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या दिया गया है। 1956 में यानी 1956 में डॉक्टर बीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। दोस्तों ये पुस्तक जो है कई बार एग्जाम में पूछी गई है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में शैक्षिक उद्देश्यों के निम्न 3 पक्ष बताए हैं। दोस्तों क्वेश्चन बनता है आपका कि टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा बीएस ब्लूम। इस टाइप से पूछे जाते हैं, या आपसे पूछा जाएगा कि शैक्षिक उद्देश्यों के 3 पक्ष किस पुस्तक में दिए गए हैं, तो भी आपका आंसर होगा टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 पक्ष कौन कौन से हैं देख लेते हैं दोस्तों। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। दोस्तों यहाँ पर तीनों पक्ष दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं अब हम, यानी अच्छे पॉइंट दिए गए हैं यहां से। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन की। अब यहां से आप दोस्तों आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। पहला दिया गया है ज्ञानात्मक पक्ष है। ऑप्शन में है ज्ञान बोध, बी अनुप्रयोग, सी आ और बा दोनों, और डी ये सभी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा ज्ञानात्मक पक्ष है। दोस्तों ज्ञान बोध भी आता है इसमें और अनुप्रयोग भी आता है, तो आपका राइट आंसर होगा सी आ और बा दोनों। अगला है मूल्यांकन का क्षेत्र है। ऑप्शन है सरल, बी छोटा, सी व्यापक और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो काफी व्यापक है, तो आपका राइट आंसर बनेगा सी व्यापक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब ज्ञान तत्व का विस्तार है। ऑप्शन में दिए गए हैं आपके अनंत, निश्चित, सीमित, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ज्ञान तत्व का विस्तार है, ये तो सभी को पता होगा। राइट आंसर बनेगा ए अनंत विस्तार है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, और थोड़ा वीडियो को स्पीड से देखेंगे जिससे कि लंबा ना हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला है भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन में है मान्यताएं,
चारित्रिक गुण, सी अभिवृत्तियां और डी ये सभी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा डी होगा, ये सभी। दोस्तों ये जो मान्यताएं हैं, चारित्रिक गुण, अभिवृत्तियां हैं, इन सभी को भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों में शामिल किया जाता है। तो आपका राइट आंसर बनेगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन के कितने पक्ष है होते हैं। दोस्तों अभी आपको ऊपर बताया था मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं, 3 पक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते हैं। कौशल की कुशलता को भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन में दिए गए हैं 2, 3, 4 या 6। दोस्तों कौशल की कुशलता को जो 4 भागों में बांटा जाता है, आपका राइट आंसर होगा सी। टिक कर लीजिए इसे और आप आगे देखते हैं दोस्तों। मूल्यांकन का अर्थ है, ऑप्शन में है बुद्धि का मापन, बी स्वास्थ्य की जांच, छात्र के शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच, या ये सभी। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। टिक कर लीजिए दोस्तों, मूल्यांकन का अर्थ क्या है, छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। राइट आंसर बनेगा आपका सी। और दोस्तों अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। बोध का आधार होता है। ऑप्शन में है अत्यंत सूक्ष्म, बी गहरा, सी अलौकिक और डी ये सभी। दोस्तों बोध का जो आधार ये सभी होते हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा डी, ये सभी। टिक कर लीजिए दोस्तों और आगे देखते हैं। अब इसका आंसर होगा डी। और आपका अगला क्वेश्चन है, ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभक्त किया है। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभक्त किया है। ऑप्शन है आपके सामने, ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। दोस्तों अभी आपको बताया था ब्लूम ने जो है शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में व्यक्त किया, 3 भागों में। राइट आंसर बनेगा आपका बी 3। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, देखते हैं क्या है। प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिए गए हैं जांच सूची, बी निरीक्षण, सी संचाई आलेख और डी रेटिंग स्कूल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनेगा बी होगा, निरीक्षण। प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों राइट आंसर बनेगा आपका निरीक्षण। अगला है, प्रश्नावली सूची संबंधित है। ऑप्शन में परिप्रेक्षा आकार से, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से, साक्षात्कार से। प्रश्नावली सूची संबंधित है। ऑप्शन परिप्रेक्षा आकार से, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से, सी साक्षात्कार से। दोस्तों इसमें एक ऑप्शन दिया नहीं गया है, आपके 4 ही ऑप्शन है, 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं। आपका राइट आंसर जो है परिप्रेक्षा आकार से। प्रश्नावली सूची किससे संबंधित है, परिप्रेक्षा आकार से। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नावली होती है। दोस्तों प्रश्नावली जो है आपकी 4 प्रकार की होती है। राइट आंसर आपका सी होगा, 4 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचनादाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ नहीं में उत्तर देता है। पहला है ए चित्रित, बी प्रतिबंधित, सी अप्रतिबंधित और डी मिश्रित। दोस्तों सूचनादाता है जो है आपको हमेशा प्रतिबंधित प्रश्नावली में ही हाँ और नहीं में उत्तर देता है। तो आपका राइट आंसर बनेगा बी। टिक कर लीजिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। साक्षात्कार संबंधित है। ऑप्शन ए प्रश्नावली से, बी अनुसूची से, सी चिन्हांकन सूची से या प्राप्तांक पत्र से। दोस्तों साक्षात्कार जो है आपके अनुसूची से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर बनेगा बी। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मूल्यांकन सूची का प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन है सामूहिक गुणों को जानने के लिए, व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने के लिए, आ और बा दोनों के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा, आ और बा दोनों के लिए। चिन्हांकन सूची का प्रयोग किया जाता है सामूहिक गुणों को जानने के लिए और व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने के लिए। तो दोस्तों आपके ये दोनों ही सही है, इसलिए आपका राइट आंसर बनेगा सी, आ और बा दोनों के लिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं, गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है अनुसूची, बी निर्धारण सूची, सी प्रश्नावली और डी प्राप्तांक पत्र। दोस्तों गुणों के मापन के लिए जो है हमेशा निर्धारण सूची का प्रयोग करते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा बी। टिक कर लीजिए इसे, निर्धारण सूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। ऑप्शन है निर्धारण मापनी, स्थिति मापनी, आंतरिक संगति मापनी और डी दिया गया है आत्मनिर्धारण विधि। दोस्तों अशाब्दिक निर्धारण मापनी जो है आपका राइट आंसर बनेगा डी, आत्मनिर्धारण विधि। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है। ऑप्शन में दिए गए हैं निर्णायक, बी विषयी, सी सातत्व, डी ये सभी। दोस्तों निर्धारण मापनी का जो भाग है वो है विषयी, राइट आंसर बनेगा आपका बी विषयी। टिक कर लीजिए इसे दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक, बी काल्पनिक, सी आ और बा दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चन पीडीएफ में चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम से जुड़कर ले सकते हैं और या व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, तो हम आपको व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से देखते हैं। अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक, बी काल्पनिक, सी आ और बा दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा वैज्ञानिक। अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है वैज्ञानिक, राइट आंसर होगा ए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। अब देखते हैं दोस्तों क्या है क्वेश्चन। पूर्व निश्चित आधार है, पूर्व निश्चित आधार है। ऑप्शन में है व्यापकता, मानक, ये वस्तुनिष्ठता, ये सभी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी मानक। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। ऑप्शन है वैधता, बी विश्वसनीयता, सी व्यवहारिकता और डी ये सभी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा डी ये सभी। उत्तम परीक्षण की दोस्तों वैधता और विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, ये सभी जो है विशेषताएं होती हैं, तो आपका राइट आंसर बनेगा डी बनेगा ये सभी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध है। ऑप्शन ए पूरक, बी घनिष्ठ, सी आवश्यक, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी घनिष्ठ। टिक कर लीजिए इसे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन व्यक्ति के अधिगम स्तर को, समाज के अधिगम स्तर को, छात्र के अधिगम स्तर को, डी ये सभी। मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है दोस्तों छात्र के अधिगम स्तर को, राइट आंसर बनेगा आपका सी, छात्र के अधिगम स्तर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है। ऑप्शन ए वैध, बी अवैध, सी आ और बा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा वैध। मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है वैध। टिक कर लीजिए दोस्तों इसे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूल्यांकन जो एक वैध उपकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन में है परीक्षण पुनः परीक्षण, परीक्षण पुनः परीक्षण, बी अर्ध विच्छेदन और सी मानक त्रुटि, डी समानांतर प्रारूप विधि। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा मानक त्रुटि होगा। कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? राइट आंसर होगा आपका मानक त्रुटि। टिक कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? फिर से देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो दोस्तों ये जो परिभाषा है आपकी क्रॉनबेक ने दी है। राइट आंसर बनेगा आपका एक क्रॉनबेक। टिक कर लीजिए इसे और दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन में है ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी संक्षिप्तता, और डी है वस्तुनिष्ठता। फिर से देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी संक्षिप्तता, डी वस्तुनिष्ठता। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा सी संक्षिप्तता। टिक कर लीजिए इसे दोस्तों संक्षिप्तता को। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है तो वह परीक्षण कहा जाता है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये। जब कोई परीक्षण वही मापता है जिसके मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है तो वह परीक्षण दोस्तों वैध परीक्षण कहलाता है। राइट आंसर होगा आपका सी वैध परीक्षण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने, कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है, यह कथन है। दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है, यह कथन है। दोस्तों ये जो कथन आपका गिलफोर्ड का है दोस्तों, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। टिक कर लीजिए इसे। और दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पुनर्बलन की विधियां हैं। ऑप्शन है आपके सामने सतत मूल्यांकन में पुनर्बलन, बी मासिक मूल्यांकन में पुनर्बलन, और सी आ और बा दोनों। तो दोस्तों पुनर्बलन की जो विधियां, सतत मूल्यांकन में पुनर्बलन और मासिक मूल्यांकन में पुनर्बलन, तो दोस्तों ये दोनों ही आपका राइट आंसर बनेगा सी आ और बा दोनों। ये आपका राइट आंसर हो गया। टिक कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अभिलेख एक प्रकार का होता है। ऑप्शन में साक्ष्य, बी योजना, डी सी मूल्यांकन, डी ये सभी। दोस्तों अभिलेख जो है एक प्रकार का साक्ष्य होता है, तो आपका राइट आंसर होगा ए साक्ष्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परीक्षण वर्गीकरण के प्रकार हैं। पूछा जा रहा है आपसे परीक्षण वर्गीकरण के प्रकार है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों परीक्षण जो है आपका वो 2 परीक्षण वर्गीकरण के प्रकार जो है 2 है। आपका राइट आंसर बनेगा ए। टिक कर लीजिए दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष हैं। ऑप्शन 3, 4 या 6 या 8। तो दोस्तों शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष जो है 4 है। आपका राइट आंसर बनेगा बी
टिक कर लीजिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दें, ये जो दिए गए हैं उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र, ये आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। ये दिए गए हैं नीचे दोस्तों, आइए देख लेते हैं उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण के जो क्षेत्र है, पहला जो है वो है वाचन यानी रीडिंग, पहला है रीडिंग, दूसरा है लेखन यानी राइटिंग, और तीसरा है उच्चारण यानी स्पेलिंग, और चौथा है अंकगणित यानी अर्थमेटिक। तो दोस्तों इन्हें याद कर लीजिए आप चारों को, RWSA। R से हो जाएगा आपका रीडिंग, W से हो जाएगा राइटिंग, और S से हो जाएगा स्पेलिंग, और A से हो जाएगा अर्थमेटिक। ठीक है दोस्तों, वाचन, लेखन, उच्चारण और अंकगणित याद कर लीजिए दोस्तों, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र है, पहला है वाचन, दूसरा लेखन, तीसरा उच्चारण और चौथा अंकगणित। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। यहां पर दिया गया है निदानात्मक परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं यहां पर। पहला है इसके आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण विधि का विश्लेषण कर सकता है। निदानात्मक परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है। पहला दिया गया है इसके आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण विधि का विश्लेषण कर सकता है। यहां पर दोस्तों पूछा जा रहा है गुण नहीं है, ये याद रखिएगा आप, नहीं है शब्द आया हुआ है तो इसलिए आपका ये पहला जो है गलत हो जाएगा। दूसरा है इसके द्वारा उद्देश्यहीन हो जाते हैं। बात उद्देश्यहीन की जा रही है, तो दोस्तों यहां आपका यह आंसर जो है सही हो जाएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पूछा जा रहा है निदानात्मक परीक्षण को निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है, तो आपका राइट आंसर बनेगा बी, इसके द्वारा उद्देश्यहीन हो जाते हैं। अगला देखते हैं, इनके प्रयोग से शिक्षण एवं मूल्यांकन में गतिशीलता बनी रहती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, तो ये भी आपका ऑप्शन कैसा है, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर नहीं पूछा गया है। अगर यहां पर नहीं होता, अगर आपसे केवल इतना पूछा जाता निदानात्मक परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है, ऑप्शन में होते आपके ए और सी, और डी में क्या है, इनके द्वारा मानसिक एवं शैक्षिक दुर्बलताओं का पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों ये, तो ये भी आपके सही हो जाते हैं अगर यहाँ पर नहीं शब्द नहीं होता, केवल पूछा जाता निदानात्मक परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है, तो दोस्तों आपका ए भी सही होता, सी भी सही होता और डी भी सही होता। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है अभी कौन सा गुण नहीं है, तो आपका जो है बी सही होगा, इसके द्वारा उद्देश्यहीन हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निदानात्मक परीक्षण सत्र निर्माण के लिए प्रथम सोपान कौन सा है। निदानात्मक परीक्षण सत्र निर्माण के लिए प्रथम सोपान कौन सा है। ऑप्शन ए एक छात्र का चुनाव, बी परिकल्पना करना, सी पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, डी समस्या का निर्धारण। दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा पाठ्य वस्तु का विश्लेषण। निदानात्मक परीक्षण सत्र निर्माण के लिए प्रथम सोपान कौन सा है, पहला है दोस्तों पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, तो आपका राइट आंसर बनेगा सबसे पहले पाठ्य वस्तु का विश्लेषण होगा, यानी प्रथम सोपान कौन सा है, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, सी है, टिक कर लीजिए। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधार रूप में निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं, यह कथन है। ऑप्शन में है रॉस, बी स्किनर, सी गुड और डी सिम्पकन। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह स्किनर ने कहा है आधार रूप में निदान एवं उपचार साथ साथ चलते हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, स्किनर, टिक कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगला है उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन ए है वाचन, बी लेखन, सी अंकगणित और डी निरीक्षण। ए दिया गया है वाचन, बी है लेखन, सी अंकगणित और डी निरीक्षण। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी निरीक्षण। टिक कर लीजिए इसे दोस्तों, डी निरीक्षण को।